अच्छा डीएस साहब, एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि पुलिस इज़ ऑल अबाउट इन्वेस्टिगेशन। अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो फिर डेफिनेटली जो मुल्ज़िम है जब अदालतों में जाते हैं तो उन्हें अगर इन्वेस्टिगेशन सही है तो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर हम अदालती निज़ाम देखें तो दर्जनों डकायत जिनके ऊपर केसेस होते हैं, इस तरह के मुल्ज़मान जिन पर ये सारे, तो ये मोस्टली लोग छूट जाते हैं, अदालतों से फ्री हो जाते हैं। तो क्या जब बात की जाती है तो कहा जाता है जी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं हुई। इसमें किस हद तक आपको ये तासुर जो है वो दुरुस्त है? जी, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। बेसिकली पाकिस्तान का जो सिस्टम है डिटेक्शन बेस्ड पुलिसिंग पे डिपेंड करता है। इट इज़ एसेंशियली डिटेक्शन बेस्ड के पहले पर्चा दर्ज होगा, उसके बाद उसको डिटेक्ट किया जाएगा और देखा जाएगा। इसके साथ पुलिस की लीडरशिप ओवर द ईयर्स उन्होंने साथ में प्रिवेंटिव मेजर्स भी इंट्रोड्यूस करवाए ऑन देयर ओन, और उसमें लॉ का भी है लेकिन बहुत कम उसमें लॉ का कवर है। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रिवेंटिव साइड हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है, डिटेक्शन साइड बड़ा इस्टेब्लिश्ड एरिया है। दूसरा सर ये है कि मुल्ज़मान की जो छूटने की रेशो है, ये एक परसेप्शन है। लोग समझते हैं कि शायद क्राइम कंट्रोल पॉसिबल है जस्टिस मेजर्स के साथ। क्राइम कंट्रोल की और स्ट्रेटजीज हैं, उसमें प्रिवेंशन पे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। उसमें अब जो दुनिया जिस पे जा रही है वो आईटी इनिशिएटिव्स पे जा रही है कि आप प्रिडिक्टिव पुलिसिंग करें, आप प्रिडिक्ट करें कि क्राइम कहाँ होने वाला है, उसकी टारगेट हार्डनिंग करें ताकि वो स्टेज ही ना आए कि आपको डिटेक्शन पे जाना पड़े। तो ये सर मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं जिसको देखने की ज़रूरत है। अगर किसी एक बात को हम ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर देंगे तो हमारी एक्सपेक्टेशंस उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। जैसे अब हमारे आम लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है विद इन्वेस्टिगेशन, और बाकी जो इसकी अपनी क्वालिटी की बात है उसमें काफ़ी काम होने की गुंजाइश है, काम हुआ भी है। लेकिन सर मैंने बहुत सारे देखिए आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है पुलिस की तो बहुत सारे गैंग्स दिखाए जाते हैं और उन्हें बताया जाता है कि जी ये गैंग के ऊपर किसी पर यानी दर्जनों उन पर FIRs होती हैं, किसी पे 35 हैं, किसी पे 4, इंडिविजुअली भी लहदा हो रही होती हैं, लेकिन वो 6 माह के बाद पता चलता है वो फिर बाहर फिर रहा है। ये उसमें आपका लॉ ऑफ बेल जो है उसको देखने की ज़रूरत है, उस पर हम काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं। अभी आपने शायद देखा हो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है और बड़ा उसको सेलिब्रेट भी किया है फॉर राइट रीजन। उसमें जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट है 2018 का, उसमें कत्ल का मुल्ज़म एक बच्चा है और उसकी उन्होंने बेल जो है वो 6 महीने बाद दे दी है जुवेनाइल सिस्टम एक्ट के एन मुताबिक। जबकि आपके आमतौर पे कत्ल के मुल्ज़मान जो किसी केस में आ जाएं और वो उसमें एक्यूज भी हो, प्रॉपर उनके खिलाफ एविडेंस भी हो, तो 2 साल से पहले आमतौर पर उनकी बेल नहीं होती। तो ये एक ट्रेंड है जिसको देखने की ज़रूरत है कि बेल का लॉ हम कैसा बनाते हैं। ठीक है, पुलिस के बड़े सीरियस इश्यूज हैं बट, और इसी तरह से अंडर पॉपुलेशन रखना, प्रिजन पॉपुलेशन को बढ़ाना, ये भी कोई बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो डेस्परेट और हार्डन्ड क्रिमिनल्स हैं उनके लिए लॉ की सख्ती होना बहुत ज़रूरी है। उनकी बेल डिनाई भी होनी चाहिए और इसके अलावा भी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। मसलन अभी एक लॉ की प्रपोजल मूव हुई थी कि ई गैजेट्स लगाए जाए, मॉनिटरिंग की जाए, इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग की जाए उनकी जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं। ये ज़्यादा जिनकी आपने बात की हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं जो बार बार वो काम करते हैं, इसको लोग रिपीट ऑफेंडर्स भी बोलते हैं। और ये पूरा एक रेसिडिविज्म का पूरा एक सब्जेक्ट है, बहुत वाइड सब्जेक्ट है। जितने ज़्यादातर लोग ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में हैं, ज़्यादातर चोर हैं, डकैत हैं, वो रिपीट ऑफेंडर्स हैं। पहले वो एक दफ़ा करते हैं, फिर दोबारा करते हैं, फिर उसको दे टेक इट एज अ कैरियर, उनका क्रिमिनल कैरियर होता है। तो उसके ऊपर हमें लॉज लाने की ज़रूरत है। अगर एक आदमी ने पहली दफ़ा कार चुराई है तो आपने 3 साल सज़ा रखी हुई है, अब उसने 100 बार भी कार चुराई तो आपकी सज़ा 3 साल ही है। तो इसको इन्हेंस होना चाहिए अपवर्ड, अगर ये डेटर्स भी पैदा हो और सज़ा का क्वांटम भी उसके साथ कमेंसुरेट हो। उसने एक आदमी 10 लाख की गाड़ी चुराता है और एक आदमी 90 लाख की गाड़ी चुराता है तो सज़ा दोनों की बराबर है। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। जब से आप DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर लगे हैं, कौन कौन से स्टेप्स आपने अभी तक लिए हैं, क्योंकि अब तो कुछ टाइम आपको हो गया है, और कौन से स्टेप्स आप समझते हैं कि अभी ज़रूरी हैं और आपको टाइम चाहिए या उसके लिए कुछ ऐसे इकदाम होने चाहिए जिसमें आप ये स्टेप्स दे सकें? जी, इसमें जी IG साहब पंजाब की और CC साहब की गाइडेंस में 2-3 बड़े काम किए गए। नंबर 1 तो ये किया गया कि वी हैव गॉन बैक टू IT बेस्ड पुलिसिंग पे हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि उसको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। हमारे पास यहाँ पे एक CRO का दफ्तर है, क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस, उसमें हमने बहुत ज़्यादा डाटा होता है, उसकी मेन स्ट्रीमिंग वॉज माई फर्स्ट चैलेंज कि उसको मेन स्ट्रीम किया जाए। वो पड़ा हुआ था डाटा लेकिन यूज़ नहीं कर रहे थे थानेदार, तो उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। एक ये बड़ा इशू था। दूसरा इशू ये था कि एक बड़ी वेल इस्टेब्लिश्ड और इजीली अवेलेबल एविडेंस है फिंगरप्रिंट का, जो आपको शायद ये जान के हैरानी हो कि फिंगरप्रिंट का जो नॉलेज था ये फॉरेंसिक्स का, इसका फिंगरप्रिंट का, ये इस रीजन में पैदा हुआ है और इससे पूरी दुनिया में फैला है।
तो अब उसमें बिल्कुल ही उस पर कन्विक्शन ज़ीरो आ गई थी। सबसे आसान है फिंगरप्रिंट लिफ्ट करना और उसको मैच करवा लेना। और अब तो हमारे पास बहुत बड़ी डेटाबेसेस हैं, एक हमारे पास क्रिमिनल की डेटाबेस है, एक हमारे पास पूरे नादरा का रिकॉर्ड है। तो वो फिंगरप्रिंट्स पे भी मैंने कोशिश की कि उसको हम उस तरफ लेके जाएं। तीसरा सर बड़ा काम जो अगेन वी हैव अ वेरी गुड टीम ऑफ ऑफिसर्स हियर, और उसमें हमने किया कि क्राइम सीन को सेंट्रल बनाएं, ऊपर लेकर आएँ। क्राइम सीन बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं फॉरेंसिक्स की। फॉरेंसिक्स जो है वो क्राइम सीन के बाद आता है, उसका रास्ता क्राइम सीन से गुजर के जाता है। अगर क्राइम सीन आप सही देखेंगे तो फोरेंसिक्स तक पहुंचेंगे। अगर आप क्राइम सीन पे मेहनत नहीं करेंगे, आप पे क्राइम सीन यूनिट हर जगह पे पहुंच के खुद क्राइम सीन पे काम नहीं करेंगे, वहाँ से चीज़ें लिफ्ट नहीं करेंगे, तो आप उसको कैसे यूज़ करेंगे, आप क्या चीज़ भेजेंगे लैब में। तो ये 3-4 बड़े स्टेप्स हैं। उसके अलावा जो ख़ास तौर पे टीम के साथ जब मैंने आके यहाँ पे इंटरेक्शन किया तो आई फाउंड अ वेरी गुड टीम। हमने फिर कोशिश की कि हम उनका टाइम बढ़ाए। वो थोड़ा सा पीछे थे, FIRs का वेट कर रहे होते थे, हमने FIR का वेट करना छोड़ा है, हमने इसको 1-5 की कॉलों के साथ मिलाया है। इन्वेस्टिगेशन बाय माइंड ऐसे हो गया हुआ था कि जी FIR दर्ज होकर आएगी तो फिर मैं केस देखूँगा। तो अगर एक कत्ल का मुकदमा हो गया है, FIR अगर थोड़ी देर बाद दर्ज होती है तो वो फ़ौरन देर एंड देन जाकर उसको देखे, उस पर मेहनत शुरू कर दे। जब FIR की कॉपी आएगी तो उसके पास आ जाएगी। इसी तरीके से अगर एक जगह पे 4 डकैतियाँ हुई हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी 1-5 की कॉलें हैं उनको भी बीच में लेकर आए, छोटी बड़ी जितनी इन्फॉर्मेशन है बीच में लेकर आए। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं, प्रोफेशनल स्टेप्स हैं। लोगों अभी भी हम समझते हैं कि लोगों बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, चूँकि अर्बन पुलिसिंग के ही अपने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, जिसमें से 2 बड़े चैलेंजेस जो हैं वो ट्रैफिक मैनेजमेंट और दूसरा जो है वो ऑर्गेनाइज क्राइम, जैसे स्ट्रीट क्राइम है, ऐसी फॉर्म है, इस पर बड़ी मेहनत की ज़रूरत है अभी। अच्छा, जब भी आपने बात की कि जी क्राइम सीन को सिक्योर करना, ये माजी में बहुत सुनता आया हूँ कि यहाँ पर गाड़ियाँ भी दी गई और किट्स भी दी गई, लेकिन फिर वो ग्रेजुअली कहीं गायब हो गई, वो यूटिलाइज नहीं हो, और वही पुराना तरीका अपना लिया गया कि अगर किसी मुलजिम को पकड़ना है तो बहन भाई उसके पकड़ लो, वालदैन पकड़ लो। और मेरा ख्याल है ये अभी स्टिल प्रैक्टिस में चीज़ें हैं। तो क्या ये समझा जाए कि पुलिस जो हमारी मौजूद है उनको शायद वो या तो उसकी ट्रेनिंग नहीं है, महारत नहीं है, या उनके सामने इसकी इफादियत ज़्यादा उनको नहीं लगता और वही पुराना तरीका उनको पुलिसिंग का बेहतर लगता है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे एक तो नीयत वाली बात है, अगर पुलिस अफसर काम करना चाहे तो काम निकाल जाता है। ये जो तरीका है इसको विग का तरीका कहते हैं कि अगर आप रिक्वायर्ड हैं तो आपके भाइयों को पकड़ लिया जाए, आपके रिश्तेदारों को पकड़ लिया जाए और उनके थ्रू आपको प्रेशर किया जाए। ये पहले भी कारगर नहीं था, अभी भी कारगर नहीं है। वैसे लोगों को खुश करने के लिए एक तरीका है कि आपके 4 मुखालिफ पकड़ लें तो मुद्दई मुतमईन हो जाता है। हालांकि अगर मैंने मुद्दई मुतमईन नहीं करना, सिर्फ काम करना है अपना, तो फिर मुझे डिफरेंटली देखना पड़ेगा। इसमें सर सबसे बड़ा जो लैंडमार्क अब नई डेवलपमेंट है वो डिजिटल आइडेंटिटी है, और डिजिटल आइडेंटिटी इस वक्त CNIC है हमारे मुल्क में। तो डिजिटल आइडेंटिटी जितनी आपके पास डेवलप हो जाए, जितने ज़्यादा लोग रजिस्टर हो जाएं, इसमें आप सुन के बड़े हैरान होंगे कि कुछ हमारे मुल्क में ऐसे ग्रोह हैं वो चाहते हैं को कभी भी रजिस्टर ना हो, और वही ज़्यादा क्राइम में भी इन्वॉल्व है। वो क्या तरीका अडॉप्ट करते हैं? वो सर बिल्कुल नहीं आना चाहते, वो अपना डिजिटल फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ना चाहते किसी भी जगह पे, क्योंकि उनको पता है कि एक बार डिजिटल, इसका तो कमाल ही है ना कि आपने अगर एक बार डिजिटल एरेना में दाखिल हो गए तो आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। फिर तो आपका अगर आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में भी आपका शनाख्ती कार्ड आ जाए या कहीं आपके वोटर लिस्ट में भी नाम आ जाए, तो वो जितनी भी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं वो सारी की सारी रिट्रीव की जा सकती हैं। उनको कैसे पकड़ते हैं सर? उनको हम रवायती तरीक़ों से पकड़ते हैं। रवायती तरीके में पुराना मुखबर का तरीका है, उसको आजकल थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट लोग करते हैं, वो आज भी बड़ा कारगर है। मुखबर आज भी इतला देता है और वो मिलती भी है, लॉ में उसकी प्रोटेक्शन भी है, और ये हर सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। हमारे लॉ में भी अवेलेबल है, आर्टिकल 6 है कानून शहादत का, जो इजाज़त देता है कि आप अपने सोर्स की इंफॉर्मेशन की बेस पे काम करें। तो ये सारा मिक्स ऑफ स्ट्रेटजीज़ हैं जो इस्तेमाल करनी होती है। कोई एक चीज़ अगर आप ओवर एम्फेसाइज करें कि एक चीज़ और दूसरी चीज़ नहीं होगी तो वो ठीक नहीं है। लेकिन ये जो आपने दूसरी बात की कि जिसमें टॉर्चर और हैरेसमेंट की टूल्स हैं, ये हमने तो इसको देखा है कि बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होते। और ये आपका प्रेशर ज़रूर, एक बहुत बड़ी वारदात हो गई, आपने 4 बंदे उसके पकड़ के बंद कर दिए तो प्रेशर ज़रूर डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन केसेस नहीं से वर्कआउट होते। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हमारे यहाँ पर एक अक्सर गिला जो होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, वो कहता है जी एक तो मेरे साथ जुल्म हो गया, एक से मेरे से ज्यादती होगी, दूसरा पुलिस उससे फिर वो रेट के भी पैसे मांगती है कि गाड़ी करवा के दो, ये सारी चीज़ें। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक इम्पेडिमेंट है इसके अंदर, जो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन होती है, तो इसका कुछ सोल्यूशन निकाला आप लोगों ने? सर इसका एक तो सोल्यूशन आपको पता है कि 2002 के पुलिस ऑर्डर आने से पहले कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हेड सीरियस था ही नहीं।
मतलब ये तो शिकायत उस वक्त से चली आ रही है, हिस्टोरिकली कॉलोनियली चली आ रही है। ये तो अंग्रेज़ों ने ईजाद ही नहीं किया, ये तो हमारे अपनी लीडरशिप ने, पुलिस ऑफिसर्स ने। और ये हमें एक आम टेंडेंसी है, हम अपने मुल्क को बुरा भला कहते हैं, उसको वो करते हैं, थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट समझते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे काफ़ी काम हुआ है। वो शुरू 2002 के बाद, पुलिस ऑर्डर के बाद हुई। उसके रेट्स निकाले गए 2003 में, उनको रिवाइज़ किया गया रेट्स को 2019 में। पंजाब पुलिस ने ही उनको रिवाइज़ कराया और उसके मुताबिक अब बाकायदा हमें बजट मिलता है। अगर आप ये अभी पंजाब मेरे आने के बाद से जो 2 महीने में तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए के चेक मैंने अपने हाथ से दिए, जो कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 4.5 करोड़ कहना। केस कितना सर रेट होता है सर। फॉर एग्जांपल मर्डर का है तो उसके लिए 50,000 है अलाउड, ठीक है। ज़रर का है तो उसके लिए अलग रेट बना हुआ है। हम लोगों ने अपनी बेसिक होमवर्क करके इनके रेट्स बनाए और रेट्स के मुताबिक आप उतना ही क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2-4 जगहों पे जाए तो 50,000 तो क्यों भी चला जाता है, वो तो मुझे लगता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जी सर, उसमें सर ये होता है कि वो TADA से मिलता है, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं TADA से मिलता है। और उसके अलावा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो लोग बिल अगर उससे ऊपर जाते हैं तो फिर उसका स्पेशल केस बना के वो आप अप्रूवल ले सकते हैं। वो तो फिर आगे सैंक्शंस का इशू है। सिस्टम में गुंजाइश मौजूद है। पेमेंट जो है आप केस से पहले देते हैं, केस के बाद देते हैं? जी सर, हम केस के बाद दे रहे हैं अब इस वक्त। ठीक हो गया। इसको थोड़ा सा और एफिशिएंट करने की ज़रूरत है कि इसको पहले तो दे नहीं सकते, जो कि जब तक आप एक्सपेंडिचर ना इनकर करें आप कैसे बिल क्लेम कर सकते हैं। तो बिल करते हैं, उसको हमने एफिशिएंट बनाने की कोशिश की है। एक काम ये किया है। दूसरा कोशिश ये की है कि ये इनके अकाउंट्स में जाए। हम उनको क्रॉस चेक से सारी पेमेंट्स की हैं। अच्छा। नो कैश। ये बिल्कुल सख्ती से IG साहब ने, CCP साहब ने बिल्कुल कैश हैंडलिंग बंद की है। दिस हैज़ टू बी थ्रू बैंकिंग सिस्टम, थ्रू क्रॉस चेक, उसके अकाउंट में जाते हैं पैसे। तो ये एक अच्छा सेफ गार्ड है। इससे पिलफरेज और जो लोगों की डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग है कि शायद कोई पैसे इधर उधर जाएगा, वो नहीं होता। तफ्तीशी के अकाउंट में जाएगा, वो तफ्तीशी होगा फाइल पे तो जाएगा उसके अकाउंट में। तो ये एक अच्छा सिस्टम है। इसको और इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, इसको एफिशिएंट बनाया जा सकता है, उनके क्लेम्स जल्दी किए जा सकते हैं। वो अभी भी खुद भी शाये करता है तफ्तीशी छोटा क्लेम डालने से, वो समझा शायद नहीं मिलेगा, लेकिन हम तो देते हैं। यहाँ ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। चलिए सब, मैंने बात की थी स्ट्रेंथ की, कि एक ये गिला रहा है कि जिन इन्वेस्टिगेशन के लोग इतने ज़्यादा नहीं होते और जो आपका ऑपरेशन होंगे उसको बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं, तो ये किस हद तक परसेप्शन ठीक है? जनरली बात ठीक है, लेकिन अब इसमें ये हो रहा है कि मैं इससे पहले IG साहब के ऑफिस में था और IG साहब ने इसमें बाकायदा एक पूरी रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना शुरू किया था। पहले आपको शायद हैरानी होगी सुन के कि पहले वहाँ पे भी IG ऑफिस में भी जितनी मीटिंग्स थी उनकी लीड होती थी ऑपरेशन वालों के पास, अब वो चली गई है इन्वेस्टिगेशन वालों के पास। उन्होंने ग्रेजुअली A-B-C कैटेगरीज में जितने भी पूरे पंजाब के तफ्तीशी उनको बांटा है और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमाइज़ किया जाए, बढ़ाया जाए। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर आपकी वसात से रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारी रेस है अगेंस्ट रजिस्टर्ड क्राइम। अब लाहौर का क्राइम आज से कोई 2-3 साल पहले 51,000 था, इस वक्त 2 लाख को क्रॉस कर रहा है, चूँकि हम रजिस्टर ज़्यादा कर रहे हैं। तो जितनी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं उतना ही उस पर तफ्तीशी पे एवरी केस इज़ टू बी प्रोसेस्ड। हमने पहले भी तजवीज़ भी लिख के दी है और मैं आपके साथ से बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जितनी तेज़ी से रजिस्ट्रेशन होती है उतनी तेज़ी से कैंसिलेशन भी होनी चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर आप केसेस को नहीं निकालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस आएंगे, लोग बड़े परेशान होते हैं, तफ्तीशी भी बहुत परेशान होता है। अगर एक तफ्तीशी के पास 150 क्वेश्चन हो, किस केस का जवाब देगा, किस केस में गवाही देने जाएगा। तो ये एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के इशूज़ हैं जिनको मेरा ख्याल है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होंगे। रियलाइजेशन है लेकिन अभी कमी मौजूद है। अच्छा, ये सब बात हो रही थी जेंडर क्राइम की, तो जेंडर क्राइम के हवाले से उसको टैकल करने के लिए जो फीमेल आपका स्टाफ है उसकी क्या इस वक्त पोजीशन है, किस तरह की उनकी स्ट्रेंथ है और किस तरह वो काम कर रहे हैं? जी, इस वक्त आपको जान के खुशी होगी कि लाहौर का जो सेटअप है जेंडर बेस्ड वायलेंस का सेल जो बने हुए हैं वो शायद पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े हैं। वी हैव अबाउट 170 पीपल और उसमें से 114 बेटियां हमारी
ख़वातीन हैं, लेडी पुलिस ऑफिसर्स हैं और 6 के करीब उनके पास व्हीकल्स हैं और वो बड़ी वाइब्रेंट हैं। मैं उनको जब कोई टास्क हम देते हैं तो दे वर्क बेटर देन आर मेल कोलीग्स, और ख़ास तौर पे जेंडर पे वो उनका एम्पैथी का लेवल बहुत अच्छा होता है। बहुत कम शिकायत उनसे आती है, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स कम होते हैं। ये उसकी एक साइड है जो रिस्पांस बेहतर हुआ है। दूसरी उसकी जो साइड है वो तफ्तीशी है। तफ्तीशी अब भी हमारा मेल है, वो उसमें हमने थोड़ा सा ये किया कि कुछ हमारे फीमेल का हमने रेशो उसमें बेहतर किया है। वो ख़वातीन ही वो डील करती हैं जी, या क्या फीमेल मेल भी केसेस को? नहीं, वो फीमेल को ही ज़्यादा डील करती हैं, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि इसको और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है। उनका वो नंबर अभी बहुत थोड़ा है, और बेटियों के जितने केसेस हैं, बच्चियों के जितने केसेस हैं, वो हम चाहते हैं कि उनको लेडी ऑफिसर ही डील करें। अच्छा, इतना बड़ा अगर आपके पास सेटअप था तो वो इतना वायबल था, तो लेकिन मीडिया में इतना नहीं इसके बारे में, लोगों को इतना शऊर नहीं है इसके बारे में। सर ये मीडिया रीच आउट हमारा अपना इशू है। अगर मैं अब तक नहीं रीच आउट करूँगा तो ये बात नहीं बाहर जाएगी। अब तो काफ़ी इस पे बात होती है, इसको बाहर लाना भी चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। मैं आपने 2% कहा, पंजाब पुलिस का पूरे पाकिस्तान का जो है वो 1% लेस है। पंजाब पुलिस इज स्टिल बेटर देन मैनी अदर। तो हम इसको दोनों एस्पेक्ट से देख रहे हैं। एक तो लेडी पुलिस की नंबर भी बढ़ने की ज़रूरत है, उस पर अब ये जो अब रिक्रूटमेंट हुई है उसमें भी उनका बहुत बड़ा रेशो रखा गया है कोटे के मुताबिक। अगर वो कोटे के मुताबिक भी आएंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल हैव गुड नंबर ऑफ ऑफिसर्स, और उनको अच्छी असाइनमेंट्स भी देने की ज़रूरत है। मेरी कोशिश है कि हम आने वाले वक्त में आपको यहाँ पे इंचार्ज फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी मिले। अच्छा कामरान साहब, अगर मैं तफ्तीश के मेयार की बात करूँ तो मैं बहुत सारे केसेस को पर्सनली भी जानता हूँ कि जहाँ तफ्तीशी ने महज अपनी विम के ऊपर किसी को बेगुनाह करार दे दिया। वहाँ पर जो इवन जो विटनेसेस थे वो भी मुखालफत में जा रहे थे और एविडेंस भी मुखालफत में जा रही थी, लेकिन तफ्तीशी ने कह दिया कि मैंने कर दिया। अब जारी बात है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाए, तफ्तीशी की जानी रिपोर्ट जानी है। तफ्तीश सही हुई है नहीं हुई, जिन लाइंस पे होनी चाहिए थी हुई है नहीं हुई, उसको कैसे चेक किया जाता है, उसका चेक एंड बैलेंस क्या है? और लोगों को, क्योंकि असल मसला जाता है कि बहुत सारे केसेस आ जाते हैं आपके पास री इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, तो किस तरह आपने कोई इसका यार्ड स्टिक कोई क्राइटेरिया बनाया हुआ? जी सर, इसके स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं। स्टैंडर्ड्स बनाने की ज़रूरत है, और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का। अगर आपके स्टैंडर्ड्स ही नहीं है तो फिर तो जारी बात है विम्स पे फैसले होंगे, नंबर एक। नंबर दो एक स्टैंडर्ड्स की बात है सर। दूसरी बात यह है कि पुलिस अकाउंटेबिलिटी की जाए। अगर आप ये मेरे टेन्योर के 2 महीने निकालें, और हमारे यहाँ पे आमतौर पर भी मेरे से पहले ऑफिसर्स थे वो भी इस मामले में बड़े सख्त थे कि नाकिस तफ्तीश पे कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए। आपने तो उस आदमी को सारी उम्र के लिए पुलिस से जिसका एक इंटरेक्शन हुआ है, आपने हमेशा के लिए उसको पुलिस से नाराज़ कर दिया, और उसकी अगर कोई विक्टिम है उसकी रिलीफ बन सकती है, आपने नहीं दी है, तो इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। तो इसको बहुत सीरियसली लेते हैं। पुलिस अकाउंटेबिलिटी पे कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन पुलिस अकाउंटेबिलिटी भी तब अच्छी होती है अगर आपके पास स्टैंडर्ड्स हो। मैं आपको बताओ कि ये 4 चीज़ें अगर आपने नहीं की तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जांपल क्या स्टैंडर्ड्स हैं उसके? स्टैंडर्ड सर ये है, नंबर 1 फॉर एग्जांपल अगर एक रेप का केस है तो DNA, मेडिको लीगल, ये 2-4 चीज़ें अगर आपने नहीं की है, उसके बगैर आपने राय कायम की है, तो यू शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। मतलब हमने देखा यहाँ पे कि काफ़ी सारे केसेस थे रेप के, तो अगर आपने उसमें डिले किया है DNA कराने में, तो ये डिले इन इटसेल्फ इज़ एन ओमिशन ऑफ ड्यूटी, तो ये आप इससे बेनिफिट दे जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपने एक तफ्तीश की है, उसमें 4 लोग थे किसी एक बड़ी वारदात में, और आपने एक के बारे में फैसला करके नामुकम्मल चलान कर दिया, 3 को अनप्रोसेस छोड़ दिया, तो जाहिर बात है वो जो 3 अनप्रोसेस छोड़े हुए हैं, दे आर गोइंग टू हार्म समबडी टुमारो। तो ये सारे का सारा प्रोसेस के अंदर आप इनके स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स हैं कि हमने चेकलिस्ट दी है कि ये सारी चेकलिस्ट हर केस में इसको फॉलो करना है। इसके अलावा आपने ऊपर SP और DSP दोनों ने उसकी वेरिफिकेशन करनी है इशूज़ की, ख़ासतौर पे फाइनेंशियल क्राइम के अंदर। तो ये हमने स्टैंडर्ड सेट किए, मुझे उम्मीद है इससे बेहतरी आएगी। और अगर कुछ लोग जो हैं आपके नाक के नीचे बहुत कुछ कर रहे हैं और नहीं करते उन स्टैंडर्ड्स को मीट, तो फिर आपने कितनों को सज़ा दी या क्या उनके ऊपर आपने पेनल्टी डाली? जी सर, हम एक तो शो कॉज देते हैं, अब तो क्रिमिनल एक्शन भी बहुत पॉसिबल है। आज सुबह मैं हाई कोर्ट में पेश हुआ, 155 साथ लगाया, एक मुकदमे के साथ ऐड किया, 155 नाकिस तफ्तीश में हमने उनको उसमें फिट किया, और अब एक और सेक्शन भी नया 2016 में ऐड हुआ है जिसके तहत आप नाकिस तफ्तीश में सजा दे सकते हैं। तो क्रिमिनल एक्शन भी ये वो वाली ड्यूटी है, आपको हैरानी होगी सुन के कि आम ड्यूटी अगर आप करें तो सत्ता को सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन हो, पुलिस की ड्यूटी ऐसे अगर आप ये नहीं करेंगे तो उस पर क्रिमिनल एक्शन भी है। ठीक हो गया। अच्छा, एक रिसेंटली एक फिनोमेना नया सा उठा है कि लिस्टों का, जी के क्राइम के लोगों की एक लिस्टें निकली हैं, एक खुफिया इदारे से निकली हैं और वो पुलिस को दी गई हैं और उसमें छापे छुपे पड़ रहे हैं।
उसमें जब थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि किसी शख्स ने माजी में एक चोरी का पर्चा किया था, दोबारा उसका नाम शूटर में पड़ा हुआ है और किसी का नाम किसी और संगीन जराइम में पड़ा हुआ, पुलिस ने उसको दोबारा उठा लिया। अब वो एक ज़िंदगी गुजारना चाहता है साहब, और बार बार पुलिस को उठा लेती है, वो फिर बेचारा पैसे दे के छुट के चला जाता है। तो ये जो लिस्टें बनती हैं इसका क्या मेयार है? क्योंकि अगर आप किसी को शूटर कहलाते हैं या डिक्लेयर करते हैं तो उसके लिए तो डेफिनेटली उसकी तो लाइफ ख़त्म होगी ना, एक किस्म का इनकाउंटर के लिए वो तैयार हो गया। और अगर उसने कभी नहीं किया और उसके शूटर में नाम आ गया तो इसके लिए डेफिनेटली या तो कोई बड़े सीनियर इदारे के लोग बैठे हों, कुछ 2-4 इदारे फैसला करें हर शख्स के ऊपर 1 बाय 1, लेकिन ना जाने वो लिस्टें कहाँ से आती हैं। तो इसको कभी आपने इसको चेक किया है कि ये क्या है? सर एक तो सारा हमारा जो सिस्टम है सारा का सारा, अगर आप समझ रहे हैं, सारा का सारा बॉटम अप सिस्टम है। सारी इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाती है, ठीक है। और लिस्टें हम लोग अपनी बनाते रहते हैं, रेगुलरली काम करते हैं, प्रोफेशनल वर्क का हिस्सा है। पूरी दुनिया में लिस्टें ऐसे तैयार की जाती हैं, फिर उनकी वैलिडेशन होती है, सीनियर लेवल उसको देखता है। लिस्टें हमारे मतलब अगर मुझे मुहर्रर ने बना के थ्रू एसपी मेरे पास पहले इंचार्ज और फिर डीएसपी और फिर एसपी और फिर एसएसपी के बाद मेरे तक पहुंची है, तो हम वैलिडेशन करते हैं, ट्रायंगुलेशन करते हैं, 4 लोगों से और चेक करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आई है ठीक है या गलत है, सीआरओ का रिकॉर्ड इसको सप्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सब कुछ ना हो रहा हो तो सर फिर हम उसके मुताबिक अपना फैसला करते हैं। अच्छा, मैं अभी जो 2 लिस्टें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक आपके यहाँ सीए से है, वो मुझे गालबन मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है वो 50-60 लोगों की है, और एक 150 की लिस्ट आई हुई है। अगर आप सीए की लिस्ट देखें तो वो आपको बड़ी वैलिडेटेड नज़र आती है, आपको एक एक बंदे पे काम हुआ नज़र आता है, वो नाम आपको सारे अथेंटिक नज़र आते हैं। लेकिन जब वो एक जो 150 की लिस्ट है जिसमें इस वक्त पूरे लाहौर में ऑपरेशन हो रहा है, लोग उठाए जा रहे हैं, उस लिस्ट में दर्जनों ऐसे शूटर्स हैं जिनका कुछ शूटर का एक मर्डर भी उन पर नहीं है। तो ये इसको, क्योंकि जब घरों से उठाए जाएंगे उसमें हरासगी भी पैदा होगी, उसमें इलीगल एक्टिविटी भी एक किस्म की है, जो बंदा चला जाएगा आप उसे जेल भेज देंगे या उस पर मज़ीद को FIR डाल देंगे, तो इससे तो उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। जी नहीं, शूटर्स वाले पे हमने काफ़ी काम हुआ है, इसके काफ़ी सारे टूल्स मैंने आपसे अर्ज़ किया कि जो भी डाटा मिलता है या जो भी लिस्टें मिलती हैं, अगर आप उसको वैलिडेट नहीं करते, चेक नहीं करते, वेरीफाई नहीं करते और आप सिर्फ लिस्ट लेके पीछे भाग पड़ते हैं तो फिर तो वन हैज़ टू कट अ वेरी सॉरी फिगर। काफ़ी सारी जगहों पे बड़ी शरारत भी हो जाती है, ख़राबियाँ भी हो जाती हैं। तो इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका ये है, मैंने तो हमेशा से ये सीखा, हमारे CCPO साहब भी हर चीज़ को फिर फिल्टर करवाते हैं। IG साहब की भी यही डायरेक्शन है कि आपने जो आपको इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है, शेयर की जा रही है, उसको आपने दोबारा से अपने एंड पे तो फिर यकीनन आप उस लिस्ट को ज़रूर देखें जो 150 के लोगों के करीब आई है। अच्छा, पुलिस का इमेज की मैं बात करूँगा, चूँकि आप बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं और फिर आपने इस पर काम भी बड़ा किया। इमेज नहीं बेहतर होती, बहुत कुछ किया जा रहा है। इवन मैंने खैबर पख्तूनख्वा के देखा कि उन्होंने आफरीदी जो हमारे वो क्रिकेटर हैं उनको भी लिया कि शायद उससे सॉफ्ट आपकी इमेज आए। क्या वर्दी बदलने से, खूबसूरत बातें करने से पुलिस का इमेज बेहतर हो सकता है, या आपको इसके लिए कुछ और करना होगा? इसके लिए एक ही रास्ता है, प्रोफेशनलिज्म। हर महकमे की इज़्ज़त तभी होती है जब वो प्रोफेशनल हो। जितने आप प्रोफेशनल होंगे उतनी ज़्यादा आपकी इज़्ज़त होगी, इमेज भी ऑटोमेटिकली उससे बेहतर होगा। अगर मैं आपसे सिर्फ कहूँ कि मीडिया में हर वक्त कवर करता रहे और मेरी परफॉर्मेंस नहीं लो, तो मेरा नहीं ख्याल है कि कभी भी हम रिगेन कर सकते हैं। यू हैव टू रियली प्रूव इट थ्रू योर परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रूव इट्स इमेज। और लोग अगर ये महसूस करें, अगर आपने इनको सिक्योर कर लिया तो आप खुद आप जानते हैं जहाँ पे अच्छा SHO लगता है, अच्छा DSP लगता है, अच्छा SP लगता है, वो इम्पैक्ट क्रिएट करता है। लोग खुद आके मानते हैं कि इसके लगने से फ़र्क पड़ा है। तो इम्पॉर्टेंट बात परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस के फिर आगे बहुत सारे यार्ड स्टिक्स हैं कि हाउ इज़ योर परफॉर्मेंस मेजर्ड। मैं ये समझता हूँ प्रोफेशनल परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा यार्ड स्टिक ये है कि आपका क्राइम रेट नीचे आए या कंट्रोल में आए, एक लेवल से ऊपर ना जाए और हैनियस तरह की चीज़ें ना हो। और आपका अगर कोई खुदा ना खास्ता बड़ा वाक़या हो जाए तो आप उसे वर्कआउट कर लें। अभी आपके सामने शादरा में एक बड़ा हैनियस वाक़या हुआ, एक बच्चे को छुरियों से उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। तो अल्लाह ने मेहरबानी की, विद इन 5 to 6 hours वी वर एबल टू एप्रीहेंड द मेन एक्यूज्ड। उसको हमने गिरफ्तार कर लिया था। तो ये एक टेस्ट है, इसमें और बेहतरी लाने की गुंजाइश है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये परफॉर्मेंस इज़ द बेस्ट टेस्ट। IO को लगाने का आपका क्राइटेरिया क्या है? जी, IO का क्राइटेरिया नंबर 1 उसका लॉ नोइंग होना, क्योंकि हमारा लॉ का बहुत ज़्यादा डिटेक्शन से बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। दूसरा उसका एक्शन ओरिएंटेड, और एक चीज़ तो विदाउट कहते हैं कि वो जाते उसके बगैर मतलब इट गोज़ विदाउट सेइंग कि इंटेग्रिटी का लेवल अच्छा होना चाहिए।
अगर वो और इंटेग्रिटी और लोग ऑनेस्टी को मिक्स करते रहते हैं, ऑनेस्टी इज समथिंग एल्स, इंटेग्रिटी इज समथिंग एल्स। इंटेग्रिटी की जो डेफिनेशन दुनिया में दी गई है वो ये है कि जब आपका अपना इंटरेस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट जब वो कॉन्फ्लिक्ट हो तो आप ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट को वॉच करें। तो इंटेग्रिटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, काम ठीक करे, इंश्योर करे कि अगर उसको एक टारगेट मिला उसको पूरा करके आए। ऑनेस्टी के हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, उसका जो बेस्ट टूल है ऑनेस्टी को चेक करने का वो डिक्लेरेशन है कि उसकी जो एसेट डिक्लेरेशन आ रही है उसमें क्या पोजीशन है, उसका टूल विद जी। हम तो बिल्कुल सीधी बात करते हैं कि अगर कोई पुलिस पे मतलब मैं आई एम फॉर एग्रेसिव पुलिसिंग, अगर कोई पुलिस की तरफ आएगा या उसको अटैक करेगा तो ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये नहीं होगा कि वो नहीं होगा। मैं जब इनकाउंटर का एक ख़ास मतलब भी लिया जाता है तो मैं ख़ास मतलब के हक में नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अगर कोई पुलिस को अगर कोई चेज़ करेगा या पुलिस की तरफ फायर करेगा तो ही विल नॉट गो अनपनिश्ड, उसी वक्त उसके साथ हम। सीआई की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? सीआई अच्छा काम कर रही थी, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में एक अच्छा फोकस से काम करते हैं और उनको हमने उनके लिए भी हमने ये किया कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए कि उन्होंने वही काम करना है। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत बड़ा एक मुश्किल काम है और उस पर बड़ी मेहनत होती है और बहुत सब्र आजमा काम है, बहुत टाइम लगता है उसको वर्कआउट करने में। तो उसका फोकस वहीं रहे, वो किसी और तरह के कामों में ना पड़े, तो उससे एक अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, काफ़ी बड़ा सपोर्ट मिलती है हमें। अच्छा, पुलिसिंग के दो स्कूल ऑफ थॉट, पुलिसिंग बाय बुक और पुलिसिंग बाय हुक और क्रूक। सर ये मैं तो बाय पुलिसिंग बाय लॉ एंड प्रोफेशनलिज्म की बात करूंगा। ये जो दोनों बातें हैं दोनों बड़ी एक्सट्रीम्स हैं। बाय अगर आप सिंपल बुकिश हो जाएं और आप कहें जी कि हर काम में तो इतना भी आपके पास सिस्टम में स्पेस इतनी शायद नहीं होगी, आपको बहुत सारे काम एट द स्पर ऑफ द मोमेंट करने हैं। अगर आपने किसी आदमी आपके सामने कहीं कत्ल करा है तो आप पहले एफआईआर कटाने जाएंगे, पहले उसको गिरफ्तार करेंगे। तो ये एक लॉ उसकी आपको इजाज़त भी देता है और प्रोफेशनलिज्म भी है कि कहीं कहीं आपको करेज भी दिखानी पड़ती है, आपको डिसीजन के उस कॉन्टीन्यूम पे आपको देखना पड़ता है कि मैंने ये काम करना है या नहीं करना। तो एक अच्छा उसका बैलेंस है और इसमें जो मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स बाय ट्रेनिंग थोड़े से एग्रेसिव हमें होना चाहिए। अगर हम नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल होता है। अब क्राइम के एक बहुत बड़ी जलगार है, सोसाइटी भी चेंज देख रही है बहुत ज़्यादा। मोबाइल फ़ोन का बहुत बड़ा इफेक्ट है, वीडियो गेम्स का बहुत बड़ा इफेक्ट है, हम लोग रोज़ महसूस करते हैं, देखते हैं। तो उसको अगर आप कहें कि वो नहीं है और अभी उसके ऊपर कानून साजी उस तरीके की नहीं हुई है तो वी हैव टू रियली फाइट इट बैक। उसके लिए फिर हमें जोर लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ये एक पूरा बैगेज है और कई मतलब ऐसा होता है कि सोसाइटी आगे होती है, लॉ पीछे होता है। तो वो जो गैप कहीं कहीं क्रिएट हो जाता है वो फिर आप अपनी सेंट से या अपनी पुलिस की डिप्लॉयमेंट से उसको आप फिल करते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑन पुलिस, किस हद तक ये परसेप्शन ठीक है और है तो फिर कैसे टैकल करते हैं? जी सर, पॉलिटिकल प्रेशर की बहुत सारे लोग बात करते हैं पुलिस ऑफिसर्स। मैं ज़ाती तौर पे महसूस करता हूँ कि वी आर ट्रेन टू डील विद प्रेशर्स ऑल द टाइम। अगर कोई आदमी पब्लिक ऑफिस में पाकिस्तान में है और वो कहता है मुझ पे मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, तो ये तो आपकी ट्रेनिंग है। आप इसमें जितने पुख्ता होंगे आप उतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। हमारे पर हर वक्त ट्रेनिंग अपना ये प्रेशर्स होते हैं। एक जगह पे मैं गया हूँ, वहाँ पे 4 लाशें पड़ी हुई हैं, उसके विक्टिम्स जो हैं वो फैमिली वाले बैन कर रहे हैं। उस दौरान ही मैंने फटाफट अपनी एक टीम बना के उसके कातलों के पीछे भेजनी है, उसको देखना है, बाकी भी काम करना है, एविडेंस भी इकट्ठा करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम तो हर वक्त कर रहे होते हैं। बहुत सारी कॉलें आ रही होती हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन का एक पूरा फ्लड आ रहा होता है। उसके अंदर रहते हुए आपने अपनी प्रायोरिटीज़ भी लेनी होती हैं। तो वी आर ट्रेन टू डू दिस। अब कोई अगर उससे परेशान होता है तो उसकी अपनी चॉइस है। 24 घंटे पुलिसिंग करते रहते हैं कि कुछ और भी, जैसे मैंने एक दफ़ा आपसे पहले भी सवाल किया था कि पुलिस ऑफिसर ठीक है आप हैं लेकिन आप एक इंसान भी हैं, ह्यूमन बीइंग भी हैं, तो ख़ुद के लिए भी टाइम होता है। अब लाहौर में आप लगे डीएजी इन्वेस्टिगेशन, मेगा सिटी, किस तरह डील करते हैं, किस तरह कोऑपरेट करते हैं? सर एक तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि हाउ यू मैनेज योर टाइम। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि ख़ुद को भी ज़रूर टाइम दूँ और बच्चों को और फैमिली को ज़रूर टाइम दूँ। मिसेस को, मेरे 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, उनको ज़रूर टाइम दूँ। वो बड़ी स्ट्रेंथ है फॉर एनी पुलिस ऑफिसर। मैं बड़ा लकी हूँ कि दे आर हियर विद मी इन लाहौर। तो उनको देख लेते हैं तो फिर एनर्जी सारी बहाल हो जाती है, बेहतर हो जाता है। ठीक। अच्छा, हमारे एक सहाफ़ी को पिछले दिन, मशहूर सहाफ़ी अयाज मीर साहब की मैं बात करूँगा, आपके ऑफिस के करीब ही उनके साथ एक वाक़या हो गया। उसमें कोई हमें कोई क्लू मिला, कोई, क्योंकि रोड है वहाँ कैमरे भी लगे हैं, सिटी के सारा कुछ मौजूद है और बिल्कुल यानी एक स्टोन थ्रो वे जो आप है उसके करीब ही आपका ये वाक़या हुआ, सारा डिस्टेंस है। तो फिर
क्या उसमें से कुछ नहीं? सर उसमें काफ़ी काम हुआ है और ऑलमोस्ट डेली हमारी मीटिंग होती है, उस पर हम काफ़ी एविडेंस भी हमने इकट्ठा किया है। आपको पता है ये थोड़ा सा सबर आजमा काम होता है, फ़ौरन रिजल्ट नहीं निकलते, परसेप्शन लोगों का अपना है अबाउट दीज टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मैं एक बात आपको बड़ा शोर करा के कहना चाहता हूँ कि इसमें हमने काफ़ी मेहनत की, हम काफ़ी चीज़ें हमने निकाली हैं। जैसे हम उसको कोई क्लू अच्छा मिल जाएगा तो हम शेयर करेंगे। आइडेंटिफाई हुए लोग नहीं अभी तक से नहीं, अगर होते तो हम आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। परसेप्शन है कि अगर लोग किसी खास सर्कल से आए हो तो फिर वो पहचाने नहीं जाते, ना पुलिस पहचान पाती है। सर अब तो पॉसिबल नहीं होगा, उसकी वजह ये कि कैमराज हैं, सारी चीज़ें हैं, आप कितनी चीज़ों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिल्कुल पब्लिक स्पेस है और एफर्ट इस पर पूरी हुई है और हम करते भी हैं और इसको भी अभी स्टिल इट इज़ अंडर इन्वेस्टिगेशन। मुझे उम्मीद है कि उसमें कोई अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, ये जो आपके पुलिस के अंदर देखें जज़ा सज़ा का अमल तो चलता है, तो जो सज़ा की बात मैंने चाहूँगा पहले हम कर लें, जब से आप आए कितने लोगों को सज़ा दिया आपने? जी मेरे पास अपीलें आती हैं, बेसिकली सज़ा मेरे पास कम आती हैं कि एसएसपी सज़ाएँ और एसपी सज़ाएँ दे रहे होते हैं, मेरे पास ज़्यादा अपीलें आती हैं। तो अगर अभी मेरे पास फिगर्स तो नहीं, मेरा ख्याल है 99% मैंने अपीलें रिजेक्ट की हैं, जिसमें नाक़िस तफ्तीश थी और करप्शन, इन दो चीज़ों पे तो बिल्कुल ज़ीरो। जी सज़ाएँ उनकी बरकरार रखते हैं, नीचे सज़ाएँ काफ़ी ज़्यादा दे कर आते हैं, जहाँ सज़ाएँ कम दी गई होती हैं उनको फिर हम सज़ाएँ इन्हांस करते हैं उसकी। तो काफ़ी उसके भी हमने अपनी जितनी भी मेरी क्राइम मीटिंग्स हुई हैं पिछले 2 महीने में एसपी से, तो उनको एक स्पेशल एजेंडे में एक बात डाली हुई है कि दे हैव टू गिव मी फिगर्स ऑन देयर पुलिस अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अगर एसपी पुलिस अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा, एसएसपी नहीं करेगा तो फिर तो लोग बिल्कुल रुल जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो वो उस पर हम कर रहे हैं। नाक़िस तफ्तीश क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन को देखता हूँ, नाक़िस तफ्तीश की कोई माफ़ी नहीं, उसमें टाइम ज़रूर लग जाता है, चूँकि उसका साइकिल है पूरा कि पहली तफ्तीश होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, कभी कभी रुकना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, कभी कोर्ट मैटर्स होते हैं उनका ख्याल करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। लेकिन उस पर काफ़ी हम सख्ती से उस पर अमल दरामद करें, लेकिन ये एक बड़ा पहिया है जिसको चलाने में टाइम लगता है। कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप समझते हैं कि बहुत ज़रूरी हैं लेने जो है इन्वेस्टिगेशन की कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस को आपने बेहतर करना है? सर एक तो क्राइम सीन को वापस लेकर आना पड़ेगा एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग। क्राइम सीन के बगैर कुछ नहीं होता। यहाँ पे 84 थाने हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो दिन आए कि हम 84 क्राइम सीन यूनिट्स डेवलप कर सकें, जो हर थाने में डेडिकेटेड अवेलेबल हो, हर कॉल पे फ़ौरन पहुँचे और उनको फॉरेंसिक्स वाली टीमों के साथ उनका अच्छा रब्ता हो। वो एक बड़ी बेस है, क्योंकि जब तक आप साइंटिफिक नहीं बनाएंगे तफ्तीशों को, कम वॉट में हम जो भी मर्जी कहते रहे बातें। और ये जो अभी आपने प्रेशर की बात की कि प्रेशर आता है, आपके पास एक, मैंने खुद मेरा एक्सपीरियंस है, डीएनए की रिपोर्ट है ठीक अच्छी, एविडेंस किसी के खिलाफ साइंटिफिक एविडेंस है, तो हिल नहीं कह सकता, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। आप उसके सामने डीएनए की रिपोर्ट के बारे में कहते हो इतनी कॉस्टली है कि लोग उस तरफ जाते नहीं हैं। मैं एक उसकी मिसाल दे रहा हूँ, उसके अलावा मोबाइल का रिकॉर्ड है, ये एक साइंटिफिक एविडेंस है, ये तो कोई खुद नहीं क्रिएट कर सकता। अगर एक आदमी कहता है कि मैं पॉइंट ए पे नहीं था और आपके पास ऐसा एविडेंस है कि साबित हो जाता है कि वो वहीं पे था, तो इससे अच्छी चीज़ तो कोई भी नहीं है और ये साइंटिफिक है, हाईएस्ट लेवल पे इसको आप दिखा सकते हैं। जियो फेंसिंग की बात आप कर रहे हैं? जी जियो फेंसिंग का इशू है, इसके अलावा मोबाइल की किसी की लोकेशन का इशू है, तो उन से चीज़ों से बड़ी आसानी के साथ आप बड़ा अच्छा स्ट्रांगली अपना केस आर्ग्यू कर लेते हैं। हमने इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी एक्सरसाइज करके देखा है, हाईएस्ट लेवल पे भी बात करके देखी है, तो इसके ऊपर सब लोग फिर आगे से इसको मानने पे मजबूर हो जाते हैं। ये इतना, क्योंकि वो सबूत खुद बात कर रहा होता है, आपको बात करने की जरूरत नहीं। अच्छा, रवैये की तब्दीली बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पुलिस का एक आम आदमी का एक नीचे कांस्टेबल से जब रब्ता होता है तो वो रवैया आज तक नहीं बदला। मसलन बहुत सारे लोग, मैं जैसे डॉक्टर है, अब वो मुस्कुरा के बोल दे तो बहुत सारे मर्ज जो है ना मरीज़ के ठीक हो जाते हैं। इस तरह जब वो किसी अच्छे पुलिस ऑफिसर के पास आता है, वो सिर्फ प्यार से बात करते तो उसको मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों का मुदावा हो चुका होता है। लेकिन वो जो रवैया है, वो जो आम एक कांस्टेबल का है या हेड कांस्टेबल का है या एएसआई का है या इवन तफ्तीश के अंदर आप नीचे के लोग देखते, वो क्यों नहीं बदल पा रहा? जी सर, इसमें तो मेहनत भी बहुत हुई है, आपको पता ही है। मेरा ख्याल है कि अब तो आपने अगर देखा होगा कि हर जगह पे कैमरे भी लगे हुए हैं, थानों के अंदर भी, उसमें काफ़ी उसमें बेहतरी आई है। पहले बहुत ज़्यादा शिकायत थी, जब मैं इसकी बना था बहुत ज़्यादा शिकायत थी, ओए से नीचे बात नहीं थी। अब ओए वाले काम कम हुआ है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन कम ज़रूर हुआ है और फ़र्क आया है। मेरा ख्याल है सर और ज़्यादा हमें माहौल नीचे बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं अपने पार्ट पे, लीडरशिप के पार्ट पे मैं फील करता हूँ कि हमें थाने का और माहौल बेहतर करने की ज़रूरत है। जितनी थाने की इकोलॉजी अच्छी होगी उतना बिहेवियर पे फ़र्क पड़ेगा। अगर वो हालात वक्त सख्त होंगे तो फिर वो मुश्किल में रहेंगे, फिर आप जितना मर्जी ब्रीच कर लें, आप डिफरेंस नहीं ला। इलीगल डिटेंशन
जी नेवर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। आप सही काम करें, एविडेंस बेस्ड काम करें तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्राइवेट ट्रांसफर से दौर में निकला करते थे, अगर आज निकल आता है या कर रहा है तो फिर आप उसके जी उसमें तो कोई माफ़ी नहीं है जी, बिल्कुल आपको पता है। अगर जो भी करता है अपने तौर पे करता है, और अपने टॉर्चर भी लोग बहुत सारे करते थे। अगर किसी के पैसे रिकवर कराने हैं उसके लिए वो पकड़ के किसी ने बिठाया हुआ, तो हम तो उसको कभी भी इजाज़त नहीं देते, ना हम ऐसे काम करते हैं। और देयर इज़ नो स्कोप ही नहीं है, इसका टाइम भी नहीं है। अदालतें आपको पता है दे आर कमिंग वेरी हार्श ऑन इट। अब तो हर एक के पास मोबाइल अवेलेबल है, ज़रा कहीं पे वीडियो बनती है तो वो तमाशा लग जाता है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं एक पुलिस अफसर को जानता हूँ, ऑपरेशन विंग के हैं, उनका ये हर वक्त मुझे अक्सर फ़ोन किया करते थे, यार वो देखें कि वो इन्वेस्टिगेशन वाले तो कुछ कर नहीं रहे और मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैंने इतने गैंग पकड़ लिए, इतने पकड़ लिए, तो मैं जब पकड़ लेता हूँ तो मुझे वो फिर FIR वाला आ जाता कि या फिर वो करेंगे। तो ये किस हद तक ये चीज़ें ठीक है? सर ये हर एक का अपना अपना अंदाज है। मेरा ख्याल है कि पुलिस ऑफिसर्स अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन मैंने पहले भी शुरू में कहा और मैं अभी भी कह रहा हूँ और मैं दोबारा भी ये बात करूँगा कि गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा स्पेस है काम करने की। और अभी ये ऑपरेशन विंग और जो आपका इन्वेस्टिगेशन विंग है अलग-अलग बेशक कर रहे हैं, क्या ये इकट्ठे मिलके भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो मौजूदा CCP साहब उन्होंने तो कहा कि कोई फ़र्क नहीं है मेरे पास। उन्होंने मुझे कहा कि यू कैन कॉल एनी SHO, एनी ऑपरेशनल SP। इसी तरीके से जो DIG साहब ऑपरेशन है वो किसी भी तफ्तीश के SP को और उसको बात भी कर सकते हैं। ये मोर अथॉरिटी दैन मी, हम फिर मिल के करते हैं। हमने कभी भी ये बेसिकली ये है कि हाउ गुड इज़ योर कोऑर्डिनेशन। इसकी वजह से उसके डिज़ाइन का कोई इशू नहीं है। डिज़ाइन का इशू है तो सिर्फ वो अफसरान की अपनी पर्सनैलिटीज़ का हो सकता है। तो अभी जो मौजूदा टीम है उनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हम तो बहुत क्लोजली काम करते हैं, दिन में 10 दफ़ा मुलाकात होती है, सबको क्लियर मैसेज होता है कि दे आर वन टीम। तो ये बहुत मैटर करता है कि हाउ डू यू बिहेव विद ईच अदर। जब से आप आए कितने मेजर केस आपने रिजॉल्व किए? सर अभी कल परसों एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कोई 6 के करीब ब्लाइंड मर्डर्स वर्कआउट हुए थे। बड़े केसेस, ये शादबाग वाला एक बहुत बड़ा केस हुआ था, एक ये किडनैपिंग फॉर रैंसम के बड़े केसेस हुए। लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं इस काउंट से मुतमईन नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा सफ़र लंबा चौड़ा है और इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल सक्सेसेस, इट इज़ अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस। अगर रियल पुलिस ऑफिसर जो हैं वो हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स हैं, ASI सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनके लिए मैं अगर अच्छी इन्वायरमेंट बना सकूं तो ये मेरी असल कामयाबी है। मैं आई विल नॉट गो फॉर एनी काउंट, और ये कामयाबी भी असल में उन्हीं की है। हम तो उनको पूरा एक माहौल देने का मेरा बेसिक काम ये है, और दूसरा मेरा काम ये है कि उनकी मैं अकाउंटेबिलिटी करूँ। जी नाज़रीन, यहाँ ब्रेक लेते हैं और जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगा तो कुछ बातें रह गई हैं वो करेंगे और फिर उसके बाद आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन विंग जो है, आपने कहा कि हमने मेजर केसेस रिजॉल्व कर लिए। ख़ास तौर पर ये जो एक साइकी चल रही है केसेस की लाहौर के अंदर, वो किस तरह के केसेस आपके जानिब ज़्यादा आ रहे हैं? किस तरह के जो केस आपको रिजॉल्व करना मुश्किल लग रहे हैं? सर जी, ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम इज़ अ चैलेंज, उस पर हमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उसमें बहुत ज़्यादा क्राइम गैंग्स बन गए हैं और लोग बार बार उसको रिपीट ऑफेंडर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं। दूसरा है व्हीकलर क्राइम, गाड़ी चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग। ये एक दूसरी बड़ी कैटेगरी है जो हमें बार बार, जब मेरे पास कोई आदमी आता है जिसकी गाड़ी चोरी हुई है, मोटरसाइकिल चोरी हुई है, तो फिर और हम, क्योंकि हम गैंग पकड़ते रहते हैं लेकिन इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आपको पता है कि हमारे देयर मार्केट्स जहाँ पे वो बिकती हैं चीज़ें, तो सप्लाई और डिमांड की लाइंस ठीक होने की ज़रूरत है। सप्लाई अगर कहीं पे अगर डिमांड है तो सप्लाई आप रोक नहीं सकते, कभी ज़ीरो नहीं कर सकते। उस पर बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। उस पर वो बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है, उस पर और ज़्यादा मुझे लगता है कि पुलिस ऑफिसर्स को वी विल हैव टू गो अ लॉन्ग वे फॉर दैट, क्योंकि उसमें रिकवरी करना बहुत ज़रूरी है लोगों को। वरना हमारे यहाँ तो आपको पता है अंग्रेज़ का तो इस प्रॉब्लम ही नहीं है। अंग्रेज़ की गाड़ियाँ सारी की सारी जो है वो इंश्योर्ड होती हैं वहाँ के उनके सिस्टम में। तो हमारे पास तो इंश्योर्ड गाड़ियों का बहुत थोड़ा रेशो है। लोगों की अपनी हार्ड अर्न मनी से गाड़ी कमाई होती है, पैसे कमा के उन्होंने गाड़ी खरीदी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा इसमें पेन होती है। तो वो एक एरिया है जिस पे हम चाहते हैं कि उसमें हम एक अच्छा कंट्रीब्यूट करके जाए। अच्छा, ये जो रिकवरी का सिस्टम है ये ख़त्म होना चाहिए?
नहीं, ये इसलिए नहीं ख़त्म हो सकता, मैंने आपको बताया हमारे मुल्क में चूँकि इंश्योरेंस का सिस्टम उस तरीके से नहीं है जिन मुल्कों के हम मिसालें देते हैं, तो ये ख़त्म होगा नहीं, कम नहीं होगा, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं और यहाँ हिस्टोरिकल पैटर्न रहा है कि लोगों ने रिकवर कराई हैं चीज़ें। तो ये पुलिस की कारकर्दगी पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है? नहीं सर, अदालतों का भी अनफॉर्चुनेटली रिक्वायरमेंट है कि आप रिकवरी लेकर आएंगे तो मानेंगे कि ये वही बंदा है। अगर आपने क्रिमिनल को रिकवरी से मैच करा दिया और क्राइम सीन से मैच कराया तो फिर आपकी कन्विक्शन 100% बेहतर हो जाती है। मुश्किल काम है, लेकिन दिस इज़ द वे आवर जूरिस्प्रूडेंस हैज़ डेवलप्ड। इससे हमें वी शुड गो अवे फ्रॉम दिस। अच्छा, डीएसएफ एक परसेप्शन है और ये काफ़ी अरसे से चल रहा है कि जब कभी हार्डन क्रिमिनल की बात की जाती है, लाहौर के अंदर कोई 30-40 जो हार्डन क्रिमिनल टॉप के हैं जो पूरे गैंग से ला रहे हैं, सबको पता है, कोई साउथ अफ्रीका बैठा है, कोई कहीं बैठा ही कर रहा है, और कुछ लाहौर के अंदर भी मौजूद है, उनके ऊपर पुलिस हाथ नहीं डालती। जब कभी ऐसी कोई मूव चलती है तो उनके बारे में तो शायद ये हदायत आ जाती है कि इनके खिलाफ सिर्फ सबूत इकट्ठे करें, और फिर वो जो छोटे छोटे वाक़यात भी होते हैं उनको उठा के तो वो नंबर फिगर जो है ना उसको पूरा किया जाता है, जिसे कार्रवाई कहते हैं आम ज़बान में। सर ये बिल्कुल ऐसी वेव्स आती होंगी, लेकिन अब तो इस वक्त जो हमारा तो बड़ा आते साथ ही प्रॉब्लम ये था कि एग्रेसिव पुलिसिंग करनी है और ये जितने गैंग्स हैं इनको हमने न्यूट्रलाइज करना है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप क्राइम को एक्सेप्टेबल लेवल या नीचे लेकर आए और ये गैंग्स भी ऑपरेट कर रहे हो, ये दो चीज़ें इकट्ठी जा नहीं सकती। तो इसका सीधा सा टेस्ट ये है कि अगर ये जितना हम उन गैंग्स पे ज़्यादा एग्रेसिवली जाएंगे आप देखेंगे उससे फ़र्क आएगा। लेकिन इसका कोई एक मैं समझता हूँ मैकेनिज्म होना चाहिए इसको मैयर करने का। पुलिस ऑफिसर्स ने काफ़ी दिलेरी के साथ काफ़ी ऐसे काम किए हैं, अपनी जान भी खतरे में डाली है, क्योंकि ये लोग आपको पता है दे आर नॉट ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स, वो तो पूरा पीछा करते हैं। उसमें पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान खतरे में डाल के ऐसे काम किए भी हैं और इसमें सीसीपीओ साहब खुद इसको लीड कर रहे हैं ऐसे इनिशिएटिव्स को, नो लेस देन सीसीपीओ साहब, उसको सब हम लोग मिलकर देखते हैं। आपके अपने स्टाफ की सर हम रेगुलर ट्रेनिंग करा रहे हैं। आज भी एक मैंने फॉरेंसिक की ट्रेनिंग प्लान की है ईद के फ़ौरन बाद। कल हम UHS मिलकर आए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज वालों के साथ। उनकी तरफ से जो उनके वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर जावेद अकरम साहब, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। वो क्राइम सीन की प्रेमिसी को जानते हैं, उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया कि आप लेकर आए। उन्होंने हमें ऑलरेडी काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं। हम उनके साथ कुछ स्टडीज़ भी डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी मिसिंग है कि आप अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको थोड़ा सा आप स्टडी तो किया ना कि हुआ क्या है, ताकि आप उसको रिजॉल्व कर सकें। तो उसमें एकेडेमिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, उसमें कर रहे हैं। लम्स के हमारे पास इंटर्नीज आ रहे हैं लॉ स्कूल के, उनके साथ मिलकर भी हम यहाँ पे अपनी लीगल प्रॉब्लम्स को जो हमारे डे टू डे है उनको हम मैपिंग उनकी हम शुरू कर रहे हैं। आज रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल लॉ के साथ हमने MOU साइन किया है कि हम अपनी जो आउटसोर्स करें अपनी लीगल इशूज़ को, ताकि कुछ बेहतरी हो सके कहीं ना कहीं से, जैसे जैसे भी है। तो ये सारी हमारी डायमेंशन है, कैपेसिटी हम अपनी बढ़ा भी रहे हैं और साथ में सिनर्जाइज भी कर रहे हैं विद न्यू पार्टनर्स, ताकि इसको बेहतर से बेहतर। अच्छा, हमने चूँ ट्रेनिंग स्कूल का विज़िट किया था, वहाँ हमने बहुत ज़्यादा ऐसे सेक्शन देखे जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से आपका लेटेस्ट रिसर्च भी है और वो पूरा अपडेट हो सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च के हवाले से। लेकिन मुझे वहाँ ये पता चला कि बहुत कम लोगों का आपके डिपार्टमेंट के वहाँ मौका मिलता है ट्रेनिंग करने का। वहाँ बहुत ज़्यादा कैपेसिटी भी मौजूद है, करवाई भी जा सकती है, लेकिन लोगों को वहाँ चांस नहीं मिल रहा। इस पर कभी आपने देखा? जी सर, इस पर बात होती रहती है। IG साहब ने तो काफ़ी इस पर बड़ी अब हमें इंकरेज किया कि भिजवाएं। सिर्फ हमारा एक प्रॉब्लम ये होता है कि हम अदालतों और बाकी ड्यूटीज़ में से देख के निकालते हैं, बट अब ये बड़ा रेगुलर फीचर बनता चला जा रहा है। कोई पैगाम देना चाहते हो? पैगाम सर बस इतना है कि वी मस्ट वर्क टुगेदर फॉर एडवांसमेंट ऑफ दिस कंट्री। मैंने काफ़ी सारे लोगों को नोहा पढ़ते देखा है, परेशान देखा है प्रॉब्लम्स के हवाले से। ज़रूरत इस बात की है कि हम सब अब अपनी अपनी जिम्मेदारी लें एंड वी स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स, लेट्स डू आवर बेट ऑफ इट। बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम है हमारे सिस्टम में, अपना दिया जलाते हैं, अपना अपना हिस्सा डालते हैं। जी नाज़रीन, आपने DI साहब की बातें सुनी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमतों के साए में रखे। अपने मेज़बान हसन ज़िया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।